प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, the total energy of molecule, the total energy of a molecule is divided equally in rotational, vibrational and translational degree of freedom, and translational degree of freedom। देखो हमने पहले भी किया था कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से कुछ एनर्जी रिलेटेड होगी हमारे पास। अब ये तीन ही टाइप का जो मॉलिक्यूल थे, जो हमारा मैटर बना मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से बने। अब वो जो मॉलिक्यूल से हमारे पास कह रहे कि वहां पे हमारे पास अलग अलग एनर्जी हो सकती थी उनकी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो कह रहे कि ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने बोला कि जो हमारी टोटल एनर्जी उसको हम डिवाइड कर देते हैं रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस की वजह से होती है। जब हम बाहर से रेडिएशन डाली, उसने ऑब्जर्व किया, उस टाइम पे जो एक्साइटेशन हुआ और फिर वो वापस आए, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो नॉर्मली अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा या रोटेशन में होगा या क्या करेगा, ये वाइब्रेशनल कर रहा होगा वहां पे। तो हम बोल सकते हैं सो द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट 1/2 kT टू एवरेज एनर्जी। तो कह रहे कि जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, ऐसा तो अगर होगा तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा टोटल एवरेज एनर्जी को 1/2 करेगा एवरेज एनर्जी, यानी कि टोटल होगी एनर्जी जो हम एज ए एवरेज देखते हैं पूरे मॉलिक्यूल की, देखेंगे हम वहां पर। तो कह रहे कि ऐसा। तो देखो हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करते हैं हमारे पास अब कंट्रीब्यूशन देखेंगे नाउ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टू टोटल एनर्जी, टू टोटल एनर्जी। तो भाई टोटल एनर्जी में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितना होगा, अगर हमारा जो था बच्चे, देखो रोटेशनल का पहले कर लेते हैं। देखो अगर रोटेशनल हमने लिख कर दिया तो रोटेशनल क्या था, लीनियर मोशन के अंदर, इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास दो ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो यहां पे दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो हम क्या थे हमारे पास 1/2 kT प्लस 1/2 kT। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, ये 2 kT/kT kT। यहां के क्या है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। तो यहां पर क्या होगा, ये था लीनियर मॉलिक्यूल केस में। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में जो हमारे पास किसका होगा, द कंट्रीब्यूशन होगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, वो कितना हो जाएगा, एज दे हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर सम इज 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT। तो ओवरऑल क्या हो गया 3/2 kT। ये सम करेगा टोटल एनर्जी में। देखो फिर हम टोटल एनर्जी भी निकालेंगे लीनियर मॉलिक्यूल की कितनी होगी या नॉन लीनियर की। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल या कंट्रीब्यूशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टू टोटल एनर्जी। तो हम बच्चे क्या लिखेंगे यहां पे, तो हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री, वी हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम बोलते 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम क्या बोलेंगे, तो सम क्या बनेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 1/2 kT 1/2 kT प्लस 1/2 kT। तो ओवरऑल क्या हो गया 3/2 kT। देखो ये तो ऑलवेज 3/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन रोटेशनल के केस में दो होंगे, आइदर kT आइदर 3/2 kT। अब हम देखो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे टू टोटल एनर्जी,
या टू एवरेज, टू टोटल एवरेज एनर्जी हम बोलते हैं ऐसा। तो ये कितना हो गया देखो, अब हमें पता है इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल। अब हमें एक चीज ध्यान रखना, देखो जो ये सम होता है, हमने अभी पहले इस लॉ ने बोला था कि सभी के सभी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/2 kT। बट अब यहां पे लिखेंगे बट या एज वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर हमारे पास दो टाइप की एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी हैज टू कंपोनेंट, हैज टू कंपोनेंट। कौन कौन से टू कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे? उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बोल रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा और पोटेंशियल कंपोनेंट 1/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा। तो ओवरऑल ये बनेगा kT, यानी कि जो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा kT। ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बोला, तो लेकिन एक्चुअली में रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तो 1/2 kT करते हैं। बट जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी वाला और पोटेंशियल एनर्जी का, और ये दोनों हाफ kT कंट्रीब्यूट करते, तो ओवरऑल क्या बनेगा kT। तो ये क्या होगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना, जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे एक हाफ kT लिखा हुआ था, ये तो जो डिग्री ऑफ, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेगा वो हाफ नहीं करता, वो कितना करता है kT। तो ये केवल हाफ kT रोटेशनल और ट्रांसलेशनल करेगा। तो अब हमें पता चल गया, देखो तो कंट्रीब्यूशन डिग्री, द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन टू टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू kT। तो लिख सकते हैं वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये kT करेगा। इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल हमें पता है जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे बच्चे, 3n-5 लिखा था, और अब एक इतने वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका एनर्जी का, दिस इज मल्टीप्लाई बाय kT, क्योंकि एक kT करेगा तो इतने कितने करेंगे kT। इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये क्या करते हैं 3n-6 होता है, इंटू क्या कर दूंगा kT। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3n-5 kT, 3n-6 kT। तो अगर हमारे पास बच्चे, अब ये n के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी टोटल एनर्जी में क्या लिखूं मॉलिक्यूल की। अगर H2 लिख दिया मैंने, या H2 तो लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, तो उसकी टोटल एनर्जी हमें बतानी पड़ती। तो टोटल एनर्जी में H2 के मॉलिक्यूल के केस में क्या बोलते, देखो अगर क्वेश्चन आ जाता टोटल एवरेज एनर्जी बताओ किसकी, H2 की, यहां पे इसकी टोटल एनर्जी बतानी, क्या बतानी, टोटल एनर्जी। तो हमें क्या पता कि H2 में ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ डिग्री 3 होते हैं, रोटेशनल 2 होते हैं, और वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे, वाइब्रेशनल क्या होंगे 3n- क्या, H2 की जगह थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, अगर हम H2 ही कर दो, चलो कोई नहीं, एक बात, CO कर देते हैं, H2 की जगह CO ऐसे ही कर देते हैं। 3n- कितना 5, तो ये कितना हो गया 2 है, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। तो अब ओवरऑल हमें पता चल गया, यहां से क्या हो गया 3 है, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा 3/2 kT प्लस R रोटेशनल की वजह से कितना होगा, 2 की वजह से कितना होता है, 2 की वजह से होता है kT प्लस एक वाइब्रेशन की जगह से कितना होगा kT, तो ओवरऑल कितना, क्योंकि ऐड हो जाएगा ना 3 2 इधर 2 3 4 5 6 7 7/2 kT, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी बच्चे हमारे पास। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं बोल दे तो आपने 3n-5 करना जो आएगा उसको आगे kT लगा देंगे। तो यहां पर अब इसकी जो हमारी इंपोर्टेंस है वो क्या है, हम टोटल एनर्जी पता चलेगी, टोटल क्या उसकी इंटरनल एनर्जी आ गई, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास। तो कह रहा है कि अब एवरेज एनर्जी आ गई उसकी हमारे पास। अब उस एनर्जी से हम, ये इंटरनल एनर्जी है, उस एनर्जी हम उसकी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं उसकी सब्सटेंस की। तो हम देखो क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय नोइंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेटेड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम एक निकाल के देखते हैं एग्जांपल के साथ। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या बता सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वी कैन कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी फ्रॉम इंटरनल एनर्जी
कि जो इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट की उससे अगर हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते, देखो क्या था बच्चे, अगर हम एक फॉर्मूला बना लेते, फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी फॉर्मूला फॉर फर्स्ट क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, क्या हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल। अगर लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम बना लेते तो हमारे पास क्या था, देखो ट्रांसलेशनल मोशन थे 3, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 का 1/2 kT, तो 3 का कितना हो गया, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ था ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कितना था, 3/2 kT बच्चे। रोटेशनल कितने होते हैं, 2, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो कंट्रीब्यूशन हुआ था हमारे पास kT। अगर हम वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो वाइब्रेशनल में हमने बोला था 3n-5 इंटू kT, तो टोटल कितना हो जाएगा अगर हम दिखाएंगे तो देखो 3/2 kT प्लस kT, फिर यहां पे क्या हो गया ये प्लस 3n-5 क्या हो गया kT। देखो अगर हम यहां से kT सभी में कॉमन ले लेते तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाता, तो हम यहां से ऐसा बोल सकते थे 3n प्लस 3/2 प्लस 1-5 इंटू kT, तो ये क्या हो जाता, अगर मैं इसको ऐड करता तो एलसीएम मेरे पास ये आता, यहां से क्या आ जाता 3n प्लस ये 3 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 kT, ये ऐसा आ जाता हमारे पास। अगर ये ऐसा आ गया तो ये क्या बन गया ओवरऑल 3n-5/2 kT। अब हमें केवल क्या वैल्यू पुटअप करनी है, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू पुटअप करनी, तो ये नॉन लीनियर के लिए लीनियर के लिए आ गया हमारे पास वैल्यू। अगर मैं डायरेक्ट n की वैल्यू करूं या आप अलग अलग वैल्यू लिखोगे और इसकी सम कर दो या इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर दो, ऐसे ही जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमें पता था केवल ट्रांसलेशनल 3 थे, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3/2 kT, रोटेशनल भी कितने थे 3, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी 3/2 kT, और जो वाइब्रेशनल था वो कितना था 3n-6 था, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 3n-6 kT। ये कंट्रीब्यूशन लिख दिया मैंने, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। वाइब्रेशनल लिखता तो यहां पे जो वाइब्रेशन का होता वो क्या होता 3n-5, ये वाइब्रेशनल के लिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये उसका क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। अगर इसका टोटल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर हमने इसका किया तो यहां पे 6 हो गया, ये 3/2 3/2 3/2, तो यहां पे ओवरऑल अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाता है, इसको ऐड कर लेते तो मेरे पास आ जाता 3n-3 kT। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। अब देखो, अब हम एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल माना या आपने लीनियर मॉलिक्यूल माना, तो अब आप इस फॉर्मूले के अंदर टी तो आ गया, नीचे भी क्या आ गया टी आ गया। तो देखो हम क्या करते हैं, वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एट आइदर कांस्टेंट वॉल्यूम और आइदर कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो गया हमारे पास, तो ऐसा करते हैं CV इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, करली U अपॉन करली V, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट हम T के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। देखो जब हम इंटरनल एनर्जी को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब लीनियर के केस में क्या था, इन केस ऑफ लीनियर, अगर मैं लीनियर के बारे में बात करता हूं, लीनियर तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी पुटअप कर देंगे, तो लीनियर की वैल्यू करली U की वैल्यू क्या है 3n-5/2 kT है, तो इसका मतलब जब CV डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ गई है d/dt लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं d/dt या करली बाय करली टी। अब इसकी वैल्यू क्या है 3n-5/2 kT, ऐसा ये पूरा का पूरा किस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ओवरऑल जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3n-5/2 k। तो ये वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। हम लोगों ने केवल क्या करना है, n की वैल्यू पुट अप करनी है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा हीट कैपेसिटी लीनियर की। इन केस ऑफ नॉन लीनियर, अगर हम नॉन लीनियर के बारे में हीट कैपेसिटी करेंगे तो सेम वही क्या है करली U अपॉन करली TV, इस 3n-3 kT को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा करली अपॉन करली T या d/dt लिखो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए ऐसा लिखा है हमारे पास। तो यहां पे क्या हो गया 3n-3 kT, और जब आप इसको वैल्यू निकालते हो इसको d/dt लिख लो, क्योंकि अभी आप ये दिखा नहीं रहे, नहीं तो आपको ये वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना पड़ता है यहां पर जब आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम दिखाओगे तभी करली साइन, या आप d/dt करते तो मेरे पास क्या आ जाता 3n-3 k। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी
दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। तो सिग्निफिकेंस है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से कि हम जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं 1/2 कहते हैं, किस में, रोटेशनल में और ट्रांसलेशन में, लेकिन वाइब्रेशन में वो 1/2 kT ना होकर kT बन जाता है, क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। और उसकी वजह से हम टोटल एनर्जी निकाल दी, जिसको हमने इंटरनल एनर्जी बोल दिया हमारे पास। अब इंटरनल एनर्जी आ गई तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट वैल्यू, तो हमें किसी भी सब्सटेंस की क्या मिल जाएगी, हीट कैपेसिटी मिल जाएगी एट कांस्टेंट वैल्यू। अब इसके बाद एक किसका आता है कि इसकी जो एक लिमिटेशन है, कि इसकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो कोई क्या बोलता है लिमिटेशन के अंदर, तो जनरली इसने प्रिंसिपल जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इसने बोला था कि द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी, the total internal energy is the sum of rotational, vibrational and translational energy in case of, is the sum of rotational, vibrational and translational energy in case of gases। कह रहे कि जनरली हमारे पास अगर गैस मेरे पास अगर गैस मेरा सब्सटेंस है, जिसकी मैं इंटरनल एनर्जी अगर देखना चाहें, तो उसके अंदर जो उसका टोटल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी का होगा। फिर इन्होंने देखा कि इन केस ऑफ मोनोटोमिक गैस, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, कि जिसके अंदर एक ही एटम था मेरे पास, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी मैचेस विद कैलकुलेटेड या हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। तो कह रहा है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल हमने निकाला उसकी हीट कैपेसिटी जो हमने थ्योरेटिकल निकाला भी फॉर्मूले से, वो दोनों की दोनों मैच हो रही थी, दोनों की दोनों क्या थी, नियरली सेम थी। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी आर फार लेस का मतलब आर वेरी लेस, या लिख सकते हैं आर ओनली लेस भी लिख सकते हो आज, फार लेस देन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, थ्योरेटिकल वैल्यू बस ये ऐसा। एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी increase with increase in temperature। लेकिन देखो क्या था, जब हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो टी तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया था ना, कि जो हमारी हीट कैपेसिटी आई थी लीनियर के केस में वो क्या आई थी 3n-5k आई, और नॉन लीनियर के केस में सीवी की वैल्यू आई 3n-3k। तो इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं था, जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी इट हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं था हमारे पास। तो दो इसलिए क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका क्या रीजन था बच्चे, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया? देखो हम बोलते हैं इट कांट एक्सप्लेन द हीट कैपेसिटी, एक्सपेरिमेंटल हीट कैपेसिटी वैल्यू ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस। क्यों? क्योंकि हमने ऑलवेज कंट्रीब्यूट किया। देखो एट लोअर इट फेल्स बिकॉज ये वैल्यू इंक्रीज क्यों टेम्परेचर के साथ, इसको भी देख लेते। देखो एट लोअर टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एग्जिस्ट,
क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है, हमारे पास माइनस में है, हमारे पास लाइक वो 100 केल्विन भी, इसका मतलब वो सेल्सियस में तो माइनस में है हमारे पास, यानी कि जब हमारे टेम्परेचर कम होता है बिलो 0 डिग्री या उससे भी कम कर देते हैं हमारे पास, ये केल्विन में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर लो टेम्परेचर है तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एग्जिस्ट। अगर मान लो देखो हमारे पास एक मोलिक्यूल लिया H2, हमने H2 ही मोलिक्यूल लिया, अगर मैं ये नॉन लीनियर था तो हमारा यहां से जो CV की वैल्यू आएगी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू, या मैं इसकी नॉर्मल जो कैलकुलेट करता, हम जो ने कैलकुलेट की थी क्या, देखो लीनियर मॉलिक्यूल, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल, तो इससे जो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी थी, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ किसकी, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इंटरनल, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आनी थी इसकी, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी की बोल सकता हूं मैं, या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी एनर्जी आ जाएगी। तो क्या होता, हम बोलते थे कि रोटेशनल इसमें 2 होंगे, ट्रांसलेशनल 3 होंगे और वाइब्रेशनल कितने होंगे, 3n - 6 - 5 कितना हो गया, 3n - 5, ये क्या हो गया 1। तो टोटल आप क्या बोलते हैं यहां पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, 5 और 1, 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम ऐसे ही बोल सकते थे ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या बोला था, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 3n का मतलब n की वैल्यू 2 तो 2 तो ओवरऑल 6 आ गया, और 6 का सम क्या हो गया 2 + 3 + 1, इस तरीके से वो 6 बना है। तो ये 6 था। तो अब ओवरऑल इसकी मैं वैल्यू देखता मेरे पास तो 6 आ गया। तो ओवरऑल इसका जो एनर्जी की वैल्यू देखता मेरे पास, एनर्जी की वैल्यू कितनी आनी थी, देखो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आनी थी यहां पे, टोटल इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी आनी थी, टोटल इंटरनल एनर्जी बच्चे वो कितनी आ गई थी, देखो ये 3/2 kT बना था, ये 1/2 2 kT से kT बन गया था, प्लस ये 1 बना तो ये 1 की वजह से फिर kT बन गया, तो ओवरऑल ये 3, 4, 5, 7/2 kT आ गया। तो कह रहा है कि 7/2 kT आना था, और जब हीट कैपेसिटी निकाली तो कर ली U/T V, तो ये kT तो 7/2 K आना था, ऐसा था। लेकिन क्या हुआ, एट लोअर टेम्परेचर जब हम करते तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल क्यों ना बच्चे, उसके अंदर केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन फ्रीज हो जाते हैं, उसके अंदर होते ही नहीं है। इसलिए जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ या 0 केल्विन की तरफ जाते हैं तो ये मोशन होते ही नहीं है। तो ओवरऑल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n नहीं है वहां पे, तो यहां पर केवल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करेंगे, वो 6 नहीं कर रहे यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला लिखता 3n, तो इस 3n में सारे के सारे थे, रोटेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी, वाइब्रेशनल, लेकिन ये दो तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, केवल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशनल कितना है 3, तो ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेंगे, वो भी कौन से, ट्रांसलेशनल, तो अब वो 6 नहीं है। तो ओवरऑल अब जो कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, तो एनर्जी कितनी मिलेगी बच्चे, एनर्जी मिलेगी 3/2 kT, और जो मेरी CV मिलेगी एट लोअर टेम्परेचर, इसको डिवाइड कर दूंगा T से तो कितना मिलेगा, यही अरे d/dt 3/2 kT, तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 K। देखो तो लोअर टेम्परेचर पे मेरे जो हीट कैपेसिटी यहां पे कितनी आई थी 7/2 K, तो यहां पे कितने की 3/2, यहां पर एनर्जी कितनी 7/2 K, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी 3/2 kT ही होगी। एट मॉडरेट टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर, तो ये 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चेंज हो जाते हैं ऑलवेज, ये फॉर्मूला करेक्ट तब है जब मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूं या अबव रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये अबव रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हमारे ट्रांसलेशनल होते हैं और केवल रोटेशनल एग्जिस्ट करते हैं, वाइब्रेशनल के लिए आपको हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो थ्योरेटिकल हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो हमने सभी को एक्टिव माना, इसका मतलब टेम्परेचर हमने ज्यादा लिया हुआ है। अगर एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर की जगह एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो या हमने बोल दिया कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है एट रूम टेम्परेचर, तो यहां पर केवल क्या होगा, ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल एक्टिव होते हैं, एक्टिव होगा, जो वाइब्रेशनल होता है ये फ्रीज होता है। वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है, फ्रीज बच्चे, ये हो ही नहीं पाता। तो अब मेरे पास देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने मिलेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3, ट्रांसलेशनल की वजह से कितना 3, ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। रोटेशनल की वजह से कितना मिलेगा, अगर ये भाई वो डिपेंड करेगा कि लीनियर नो लीनियर, अगर आपने लीनियर ही लिया तो कितना 2, तो ओवरऑल कितने होंगे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 6 नहीं है 5। तो एनर्जी कितनी मिलेगी यहां पर, जो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये भी 1/2 kT, ये भी 1/2 kT, तो ओवर कितना है 5/2 kT। अब मेरे पास CV निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 5/2 K। तो अब देखो
कि लोअर टेम्परेचर 3/2 की हीट कैपेसिटी थी। जैसे ही मैंने टेम्परेचर ज्यादा किया, ये 5/2 किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? एट हाइयर टेम्परेचर ऑल एग्जिस्ट, तीनों के तीनों रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल बिकम्स एक्टिव। अच्छा, तीनों के तीनों एक्टिव। तो यहां पर इस केस में मेरे पास अब क्या हो जाएगा कि जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, वो 3n हो जाएंगे, यानी कि 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 1 वाइब्रेशनल, तो 3n, यही जो फॉर्मूला लगाया था 6 हो गया। अगर अब 6 हो गया तो मेरी जो एनर्जी होगी वो सेम यहां पर जितनी आई थी 7/2 kT आएगी, और जो यहां पर हमारा हीट कैपेसिटी आएगा वो 7/2 क्या आएगा कि ये मल्टीप्लाई में ही है 7/2 के, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो यहीं से हमें पता चला कि ये जो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के केस में किस लिए फेल हो गया था, क्योंकि यहां पर जो ये मोशंस होते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम नॉर्मली जो वैल्यू निकालते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम तीनों के तीनों को एक्टिव कंसीडर करके निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जब रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो वहां पे जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो फ्रीज होता है, तो उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें क्या मिली? लेस मिली। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो वाइब्रेशनल मोशन क्या हो गई? एक्टिव हो गई। तो अच्छा, ये था हमारे पास लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बच्चे। ये CV इधर ऐसा लिखा हुआ था, ये CV इज इक्वल्स टू 7/2 के, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास हीट कैपेसिटी की 7/2 के। इधर ध्यान से दिख नहीं रहा था। तो ये हमारे पास बच्चे, ये इधर लिखा हम लोगों ने। तो ये हमारे पास था लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में हीट कैपेसिटी की करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा था। इसलिए हमारे पास थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या आ रहा था? डिफरेंस।